वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम अब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। इस गांव की कहानी के साथ हम ये भी पढ़ना है कि किस किस प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारे देश में होती हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक गांव की कहानी से जो जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को एक साथ जोड़ के एक साथ रख के आप उसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि हमारे देश में किस किस प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड अदर स्मॉलर एंड लार्जर एक्टिविटीज़, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले एक कहानी है पालमपुर गांव की, इसके फर्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि पालमपुर जो गांव है वो एक बहुत ही कनेक्टेड विलेज है, ठीक है। उससे एक बड़ा विलेज है रायगंज, जिससे वो 3 किलोमीटर दूर है, पर एक ऑल वेदर रोड यानी कि एक पक्की रोड, जैसे आप लोगों के यहाँ भी आजकल ऑल वेदर रोड बन रही है। इट मीन्स इट इज़ ऑपरेबल इन डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक रेनफॉल एक्सेट्रा। तो एक बहुत अच्छी पक्की रोड से वो जुड़ा हुआ है टाउन से भी, जो शाहपुर टाउन है पालमपुर के पास उससे, और जो बड़े गांव हैं आसपास के उनसे भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म्स और मीन्स आप देख सकते हैं पालमपुर के रोड पे। और इसके साथ साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये गांव एक ऐसा गांव है जो सो कॉल्ड, जिसको आप डेवलप्ड गांव कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें फार्मिंग हो रही है, जिसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं बहुत सारी। तो कुछ और चीज़ें जानते हैं गांव के बारे में। वो बोलना चाहते हैं कि गांव में लगभग 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं स्टोरी में, इसमें जैसे कि हम सभी को पता है और ये रियलिटी भी है हमारे देश की और हमारे समाज की, कि हमने कुछ कास्ट को सो कॉल्ड अपर कास्ट में बांटा है और कुछ को सो कॉल्ड लोअर कास्ट में। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लगभग 80 घर हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर जो ज़मीन है उस गांव की वो उन्हीं के पास है, यानी कि उसके मालिक वही हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, और उनके घर भी पक्के घर हैं। वहीं अगर उसका कंपैरिजन आप करें तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो लगभग 1/3 हैं गांव में, उनकी पॉपुलेशन 1/3 है फैमिलीज़ की, बट उनके पास जो सुविधाएं हैं रहने की, यानी कि उनके जो घर हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, ना उतने बड़े हैं। ज़्यादातर जो हाउसेज हैं वो मड से ही बने हुए हैं, यानी कि कच्चे हैं। उनको बैड वेदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। पर एक अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ज़्यादातर घर हैं उनमें क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो पावर्स ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एज वेल एज स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी की जो आवश्यकता है आपूर्ति की, जो स्मॉल बिजनेस में और जो ट्यूबवेल्स लगाए हैं उसमें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारगर वो साबित हो रही है। और फार्मर्स को एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, उनके खेतों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची हुई है, जिसकी वजह से वो ट्यूबवेल्स जो इंस्टॉल कर रखे हैं उन्होंने, वहाँ से वाटर पंप आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन और मोटर्स। अब स्टोरी में आगे ये बताना चाहते हैं कि जो पालमपुर है वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने स्कूल्स भी वहाँ पर खोल रखे हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी। एक गवर्नमेंट PHC है, जैसे आपके यहाँ भी एक CHC है अगस्त्यमुनि में, तो इसी तरीके से वहाँ भी एक PHC है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। The major production activity is farming in most of our villages, but small non-farming activities like manufacturing of small things, transportation
एंड शॉपकीपिंग एसेट्रा। तो क्या कहना चाहते हैं, दो प्रकार की गतिविधियां इस गांव में या हमारे देश के और गांवों में भी होती हैं, जैसे कि फार्मिंग या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल थिंग्स लाइक knitting, like weaving, ठीक है, like manufacturing of pickle and many other smaller things और handicrafts। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और शॉपकीपिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो अब इस जो स्टोरी है इससे हमें ये पता लगा कि दो प्रकार की एक्टिविटीज़ की बात करें। एक तो फार्मिंग जिसमें कि प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का एटसेट्रा, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि सामान बनाया जाता है रॉ मटेरियल का यूज़ करते हुए। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमें अपने आसपास ये जितने भी काम दिख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई रोड बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है, यानी कि नई नई वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। इन वस्तुओं के निर्माण में इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए अगर हमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है। तो देयर आर 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 मुख्य जो ज़रूरतें हैं उनमें से सबसे पहली है लैंड, ठीक है, आपको ज़मीन की आवश्यकता होगी, और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे फॉरेस्ट, वुड, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग लैंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। आफ्टर लैंड देयर इज लेबर, यानी कि मजदूर, वो टेक्निकल हो सकते हैं, वो फिजिकल वर्क वाले हो सकते हैं, ऐसे लेबरर्स भी आपको चाहिए वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए। उसके बाद कैपिटल यानी कि पैसा, ठीक है, पैसे को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस काम में आता है अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। और चौथा है चौथा है ह्यूमन कैपिटल या एंटरप्राइज, द नॉलेज ऑफ द पीपल। एक एक करके चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस फैक्टर प्रोडक्शन में होता है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर प्रोडक्शन हमारा लैंड, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, लैंड इंक्लूड्स द पीस ऑफ लैंड एज वेल एज द अदर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एसोसिएटेड विद लैंड। जमीन और उसके साथ साथ जो संबंधित नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एटसेट्रा। तो पहला और प्रमुख जो चीज़ आपको चाहिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, वो है ज़मीन और उससे संबंधित या नेचुरल रिसोर्सेज। द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। तो लेबर जो है वो दो प्रकार से आप उससे कार्य करा सकते हैं। द पीपल हु विल डू वर्क दैट इज लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो लेबर क्या होती है, वो लोग जो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी में फिजिकली या मेंटली अपना योगदान देंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है। बट अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या और जो छोटे मोटे काम हैं उसमें हमें मैनुअल वर्क यानी कि फिजिकल वर्क कराना होता है लोगों से। आप अक्सर अपने आसपास भी देखते होंगे, देयर आर मैनी पीपल जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं या घर बनाने का काम करते हैं, ऐसे कोई भी और काम करते हैं जिसमें ज़्यादा एजुकेशनल लेवल की ज़रूरत नहीं होती। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल, यानी कि द मनी विच यू विल इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। तो अगर आप पैसे की बात करेंगे तो कैपिटल, जिसको हमने यहाँ पर पैसे से कंपेयर किया है फिजिकल कैपिटल को, तो द वेरियस इनपुट्स रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे पैसे की आवश्यकता होगी। उस पैसे से हम इनपुट्स खरीदेंगे। इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल, मशीन या और भी चीज़ें जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने में लगती हैं। तो फिजिकल कैपिटल को दो भागों में बांटा है। फिक्स्ड कैपिटल, वो पैसा जिससे आप बेसिक चीज़ें या मेन चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि मशीन्स, ठीक है,
जैसे कि कंप्यूटर्स, जनरेटर्स और भी जो टूल्स हैं, यानी कि जो आपने एक बार खरीदने ही हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, ज़मीन, मशीनें, कंप्यूटर्स, ठीक है, जनरेटर्स, ट्रक्स एसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप एक बार परचेज करेंगे, फिर ये चलती रहेंगी काफ़ी सालों तक, जब तक वो वेयर एंड टियर नहीं हो जाती। तो ऐसा पैसा जो हम कुछ फिक्स चीज़ें या लंबे समय लॉन्ग टर्म की चीज़ों को खरीदने के लिए लगाते हैं, उनको बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरी प्रकार की कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल, जो हम हर रोज़, हर हफ्ते या हर महीने, यानी कि शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें हैं उसको अवेलेबल कराने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसमें आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी कि कच्चा माल जो आप लगभग समय समय पर खरीदेंगे, उसके अलावा आपने सैलरीज देनी है, उसके अलावा आपने बिजली का बिल भरना है, ठीक है, उसके अलावा कहीं पे कोई रिपेयर है और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है तो उसको भी अवेलेबल कराएंगे मार्केट से। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एडिशनल हैं, मशीनरी से, लैंड से, बिल्डिंग से, इसके अलावा जो चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ों पर या रोज़ या हर महीने जिन चीज़ों पे खर्चा होता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। सो you need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital। तो हमें ज्ञान की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है। ये जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है, इसको एक साथ लाने और अपनी नॉलेज और क्रिएटिविटी और स्किल्स और शिक्षा और क्षमताओं के द्वारा उनसे एक अच्छी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करने, विच इज़ बेनिफिशियल एज वेल एज प्रॉफिटेबल। In today's world, it is very important and crucial factor of production as it can maximize the output। आज के ज़माने में बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की, ठीक है, उसको पॉपुलराइज करने की, ये सारा पॉसिबल किस चीज़ से हो पाता है? ह्यूमन कैपिटल के द्वारा। उसके बाद बात करें फार्मिंग इन पालमपुर की, तो पालमपुर में लैंड जो है वो पिछले कई सालों से फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो लैंड है उसको यूटिलाइज कर लिया है, उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न चीज़ें, टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर लिया है, पर अब जो लैंड है वो बढ़ेगी नहीं, वो उतनी ही रहेगी, पर पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन इंडिया इज़ हेक्टेयर। इंडिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो लैंड की है वो हेक्टेयर है, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के। ओके, देन वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब देखिए ज़मीन तो उतनी ही है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, बहुत कम स्कोप बचा है, पर फिर कैसे आप उसी ज़मीन पर, जितनी ज़मीन अवेलेबल है उस पर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को। सो द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। वो एक ही साल में 3 फसलें उगा देते हैं उस ज़मीन पर। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे वो 3-3 फसलें एक साल में उगा पाते हैं? दिस वॉज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूबवेल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। खेतों में पानी डालने, सिंचाई करने के लिए उनके पास ट्यूबवेल्स हैं। उन्होंने कुछ ट्यूबवेल्स सरकार ने इंस्टॉल कराए सब्सिडाइज रेट्स पर, यानी कि सस्ते रेट्स पर, और उसके बाद बहुत सारे ट्यूबवेल्स उन्होंने खुद इंस्टॉल की। तो एक ट्यूबवेल की आप पिक्चर देख सकते हैं इमेज में। एक ट्यूबवेल में एक बोरवेल, एक गड्ढा काफ़ी लंबा सुरंग जैसा खोदा जाता है, और फिर उसके बाद एक बहुत चौड़ी पाइप, जिसको आप ट्यूब भी कह सकते हैं, उसकी मदद से पानी को बाहर निकाला जाता है। मोटर लगाई जाती है ताकि नीचे से जो प्रेशर जनरेट किया जा सके। इंजन्स लगाए जाते हैं जो डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और पानी को ज़मीन से बाहर लाया जा सके। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग एन ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग भी जान लेते हैं हम क्या होता है। जब एक साल में आप एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें उगा देते हैं उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सो अब एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, कल्टिवेटेड एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स और ईयर्स, ठीक है। तो इसके आधार पे हमसे सवाल पूछे हैं, व्हाट डज द ग्राफ शो। ग्राफ क्या दिखा रहा है कि
1990 से लेके 2014-15 तक हमारे पास जो कल्टीवेटेड एरिया है वो सेम है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से या आज तक भी 2020 तक भी हमारे पास जो कल्टीवेटेड एरिया है इट इज ऑलमोस्ट द सेम। सो इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? तो एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे फार्मर्स आज भी हमारे देश के रेनफॉल पर डिपेंडेंट है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट है अपनी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अगर उन फार्मर्स को भी इरिगेशन फैसिलिटी ट्यूबवेल या कैनाल या किसी भी और मीन्स से प्राप्त कराई जाती है, सो दे विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स इन अ बेटर वे एंड इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, देयर इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में अनाज की जो पैदावार है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम सभी के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ को पहुंचा देते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू दैट इज़ एन एक्टिविटी ऑल्सो। एक एक्टिविटी भी है, एक प्रश्न भी है। एक टेबल दिया जाएगा जिसको आपने फिल करना है बेस्ड ऑन द कंडीशंस द फार्मिंग पैटर्न वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं इस समय उसके हिसाब से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहला कॉलम है नेम ऑफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। मंथ सोन, किस मंथ में उसमें उसके बीज को डाला जाता है। उसके बाद हार्वेस्ट कब होती है, यानी कि पकती कब है और कटाई कब होती है उसकी। देखिए सबसे पहले क्रॉप का नाम है, उसके बाद बीज कब बोया जाता है, तीसरा क्या है कब उसकी कटाई होती है, और चौथा इरिगेशन का सोर्स क्या है। क्या कोई इरिगेशन का सोर्स है या फिर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है या फिर कोई कैनाल है, ट्यूबवेल है, ठीक है, ऐसा कोई इरिगेशन का सोर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो आई होप यू विल डू दिस एक्टिविटी विद इन एंथुजियाज्म। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। आजकल आपको घर से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत है, तो आप इंफॉर्मेशन अपने एल्डर्स से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं असाइनमेंट पर। बेस्ड ऑन द थिंग्स विच वी हैव लर्न टुडे, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? एक्सप्लेन द 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन प्रोडक्शन बी इंक्रीज्ड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसी अवेलेबल ज़मीन पर। व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स? इरिगेशन क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ PHC? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर? इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ पे अवेलेबल कराई गई उसने कैसे मदद की पालमपुर के फार्मर्स की। I hope you understood all topics well and more importantly the various factors of production. If this video was informative, please like it, share it with your friends, those who are not in your school, so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions in the form of comments, your advices, your likes, your dislikes, and do not forget to subscribe the channel for more informative videos. Thank you and have a nice day.